36 विला। शांति से नाश्ता कर रहे थे। उसे शांति को तोड़ते हुए अवनी मोहिनी को ताना देते हुए बोली, वैसे मोहिनी फिर से तुमने अपना रूप दिखाई दिया। आज फिर शॉर्ट एंड रिवीलिंग ड्रेस पहनकर ही आ गई। वैसे लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। कल कुछ कहा था मम्मा ने तुमसे, भूल गई तुम। सुबह सुबह घर में ड्रामा हो गया था, जिस वजह से किसी ने भी मोहिनी के कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। पर अवनी तो अवनी है, वो मोहिनी को बेइज्जत करने का मौका कैसे छोड़ सकती है। अवनी की बात सुनकर सबका ध्यान मोहिनी के कपड़ों पर चला गया। वह जैसे कल बेहुदा ड्रेस पहनकर आई थी वैसा ही शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहना था। ये देख नैना जी गुस्से में आ गई। नैना जी सख्ती से बोली, मोहिनी यह क्या हरकत है, हमने तुम्हें कल ही समझाया था। क्या एक बात बार बार मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी। मेरी अवनी को ही देख लो, इसे संस्कार कहते हैं। मुझे उसे भी सीखना नहीं पड़ा कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं। नैना जी की बात सुनकर अवनी के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। कभी ऋषभ जी और दादाजी भी अवनी को सजा सवरा देख खुश हुए। ऋषभ जी, अरे वाह, मेरी प्रिंसेस तो सच में प्यारी लग रही है। प्रिंसेस अब प्रिंस से ज्यादा क्वीन लग रही है। दादाजी, सही कहा, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है। खुश रहो बच्चे। अपनी तारीफ सुनकर अवनी खुशी से झूम उठी। अपनी मीठी आवाज में बोली, थैंक यू दादू, थैंक यू पापा। नैना जी भी मुस्कुराकर बोली, आखिर मेरी बच्ची है भी तो आदित्य कपूर की क्वीन। सुंदर और संस्कारी तो होगी ही। उन्होंने अवनी की बलाई ली और बोली, हर कोई मेरी बच्ची की तरह संस्कारी नहीं हो सकता। कपड़े से इंसान की छवि दिखाई देती है। खैर छोड़ो, मेरी बच्ची नजर न लगे किसी की। नाश्ता कर ले, फिर नजर उतरती हूँ तेरी में। वही मोहिनी उनके तानों को बखूबी समझ रही थी। वो कुछ भी करके आदित्य को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, इसलिए उसने ये ड्रेस पहना। वही नैना जी की बात सुन अवनी मुस्कुरा दी और उनके गले लग गई। कुछ देर बाद अवनी उनसे अलग हुई। अवनी मोहिनी को देख बोली, मोहिनी अगर तुम्हारे पास कपड़े की कमी है तो बता सकती हो। ऐसे कपड़े मेरे परिवार और पति के सामने मत पहना करो, वरना दरवाजा उस साइड है, तुम जा सकती हो। मोहिनी बेशर्म की तरह बोली, आंटी मिसेज कपूर ऐसे मेरी इंसल्ट कर रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। नैना जी, तुम्हें हमने कल ही मना किया था ऐसे कपड़ों के लिए। यहाँ सिर्फ मेरी प्रिंसेस का हुक्म चलता है, तो है उसकी बात माननी है मानो, वरना दरवाजा उस साइड है। वैसे मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं कहा जो मैं उसे कुछ कहूँ। ये सुन बाकी बचा कूचा काम भी नैना जी ने इंसल्ट करने का कर दिया। अवनी आदित्य को देख बोली, आदि मैं इतने अच्छे से रेडी हुई हूँ, हम कुछ कपल फोटो खींच ले क्या। आदित्य, मैंने फोटोग्राफ अब बुला लिया है, आप फिक्र मत करो, हर महीने की तरह इस महीने भी हम शूट कर रहे हैं। ये सुन अवनी के फेस पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। वही मोहिनी जल जल कर खुद को जला रही थी। इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मोहिनी से और बर्दाश्ती नहीं हुआ तो वो सबकी परमिशन लेकर घर से निकल गई। उसको जाते देख अवनी के फेस पर डेविल स्माइल थी, जिसे आदि अच्छे से देख सकता था, पर उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था अवनी को मोहिनी के इरादों की भनक लग चुकी है। वो तो खुश था कि उसकी बीवी उसके लिए इतनी पॉजिटिव है। आदित्य को अवनी की शैतानियों पर भी प्यार आता। वो बचपन से अवनी को देखता था। अवनी बचपन में भी ऐसी ही मस्तीखोर, चुलबुली, शैतान लड़की थी। उसे अवनी की शैतानियां पहले से प्यारी थी। वो ये भी जानता था कि अवनी मोहिनी को आसानी से नहीं छोड़ेगी, पर इससे आदित्य को कोई लेना देना नहीं था। उसे फर्क पड़ता था सिर्फ अवनी और अपनी फैमिली से। मोहिनी के जाने के बाद अवनी और आदित्य भी घर से सबको भी बोल निकल गए। वो लोग चौपर से गए थे। ओल्ड कपूर मैंशन वैसे भी पोज इलाके में था, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उसमें कौन है और कहाँ जा रहे हैं। आदित्य ने पहले ही सब चेक कर रखा था, कोई गड़बड़ न हो उसका पूरा ध्यान रखा था। वो दोनों 1 घंटे बाद जंगल के बीचों बीच एक आलिशान विला में पहुंचे। अवनी को उसकी खूबसूरती लुभा रही थी। अवनी जैसे कि अपना कदम दरवाजे पर रखा, उसके ऊपर फूलों की बारिश हो गई। उसने सामने देखा तो उसके लिए कलश में चावल, आलते की थाल सब तैयार था। अवनी का स्वागत वैसे हुआ जैसे कोई नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश होता है। ये देख अवनी की आंखें फिर नम हो गई। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे फिर से अपनी पिछली जिंदगी को लेकर पछतावा हो रहा था, पर अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में लिया। अवनी मुस्कुरा दी। वहां सर्वेट ने उनकी आरती उतारी। चावल का कलश गिरा कर आलते की थाल ये वैर रख। सफेद वस्त्र पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अवनी अंदर आई। उसने आदित्य का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था।
अवनी इस बात से अनजान कि उनके ये ब्यूटीफुल पल रिकॉर्ड हो रहे हैं। हर एंगल से फोटो वीडियो शूट हो रहा है। आदित्य ने भी पीले कलर का कुर्ता पहना था। अवनी से में करता हुआ वो अपने सुंदर मोमेंट को कैमरे में कैद कर संजो के रखना चाहता था। अवनी के आने से पहले वो कैमरे से दूर भागता, अब हर बार खुद फोटो खिंचवाता है। इसे कहते हैं प्यार का असर। 37 सुकून। अवनी के दिन जंगल वाले वीजा में खुशी से बीत रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी अवनी को ढूंढ नहीं पा रहा था। सब सोच रहे थे अवनी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मोहिनी अवनी का पता लगाकर थक गई थी, उसे अवनी कहीं नहीं मिली। उसे सब बर्बाद होता नजर आ रहा था, पर उसे ये पता नहीं था कि उसका कुछ है ही नहीं तो बर्बाद कहाँ से होगा। अवनी इस विला में खुश थी। वहाँ का नेचर, पक्षियों की आवाज़, प्राणियों की दहाड़, ठंडी हवाएं, रात को तारों भरा आसमान, कोई शोर नहीं, ये चीजें अवनी को सुकून दे रही थी। कहीं न कहीं उसके पिछले जन्म का दुख दर्द कम होने लगा था, पर वह सारी की सारी चीजें भूलना अवनी के लिए आसान नहीं था। पर वो कुछ दुख दर्द से बाहर आ रही थी। उसने आदित्य को पिछले जन्म में जितना दुख दर्द दिया था, वह इस बार उतनी ज्यादा खुशियां देने की कोशिश कर रही थी। आदित्य वहीं से ऑफिस का काम करता। ऋषभ जी ने कपूर इंडस्ट्री को फिलहाल संभाल लिया था। रजत भी उनके साथ था। सारा काम आदित्य के कहने पर होता था कि चीजें किस तरह से होंगी। सब कुछ कंट्रोल में था। अवनी कभी कभी जंगल में घूमना पसंद करती। वहां वैसे भी तो सिक्योरिटी थी, बहुत थी। अवनी को कोई नुकसान होने का खतरा नहीं था, इसलिए आदित्य उसे कभी कभी बाहर ले जाता। रोज रात को छत पर अवनी टाइम स्पेंड करती और वहीं पर चाय पीना पसंद करती। वहां तारों भरे आसमान के बीच चांद की रोशनी में ठंडी हवाओं के बीच अवनी को बहुत अच्छा लगता। वो कभी गुनगुनाती और आदित्य उसे प्यार से सुनता। अवनी बचपन से ही मीठा और सुरीला गाती थी। उसकी आवाज ऐसी थी कि किसी का भी मन मोह ले। आदित्य को अवनी की आप बहुत ज्यादा पसंद थी, और अभी भी अवनी की आवाज आदित्य के दिल की धड़कने बढ़ाने की ताकत रखती है। रात का वक्त, दिन के बाद छत पर अवनी और आदित्य झूले पर बैठे थे। ये झूला आदित्य ने स्पेशली अवनी के लिए बनवाया था। अवनी को झूले पर बैठना ज्यादा पसंद था। आदित्य ने थोड़ा बड़ा और सॉफ्ट गद्दी वाला झूला बनवाया था, जो अवनी को बहुत पसंद आया था। अवनी आदित्य की बाहों में सुकून से बैठी थी। उसे अब अपनी जिंदगी लग रही थी। इस विला में आए उन्हें 10 दिन हो गए थे। उसे यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। दोनों शांति से बैठे थे। आदित्य अवनी के बालों को प्यार से सहला रहा था। अवनी शांति को तोड़ते हुए बोली, आधी जिंदगी अब जिंदगी लग रही है। ना कोई चिंता, ना शोर शराबा, ना कोई साजिश, ना कोई चिंता, बस सुख, शांति और सुकून। अवनी के चेहरे पर सुकून देख आदित्य के दिल को भी ठंडक मिली। वो बोला, हाँ वाकई यहाँ जो सुकून मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता। इतनी साजिशों के बाद अब रिलैक्स है हम। बस दर्द इस बात से होता है कि आपको प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस झेलना पड़ा, इतनी साजिशों का सामना करना पड़ा। ये बात मुझे खल रही है। अवनी आदित्य की भावना अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था को ये लग रहा है कि वो एक पति और पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। ये बात बिल्कुल गलत थी। अवनी प्यार से उसके लिप्स पर बेबी किस करते हुए बोली, आदि आप बेस्ट हस्बैंड और डैड है। आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर पाए। अगर मैं आपको कुछ करने को बोलते तो आप एक झटके में उन्हें मार देते, पर मैं उन्हें तड़पा कर मारना चाहती थी। से वो मुझे तड़पाना चाहते थे, पर उनकी चाल में उनको फंसाकर दुनिया में बदनाम करके हेल में रखा है। अगर आप होते तो थोड़े वक्त में उन्हें मार देते। आदित्य को अवनी की बात सही लगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। अवनी फिर से फरमाइश करते हुए बोली, आदि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता चाहिए। आदित्य ने ना में सिर हिलाया और ऑर्डर किया। शेफ तुरंत पास्ता बनाने में लग गए। आजकल होगी कभी भी कुछ भी डिमांड करते, इसलिए आदित्य ने दिन में और रात में अलग अलग शेफ रखे थे ताकि अवनी जो चाहे जब चाहे खा सके। आदित्य की नज़र अनायास ही अवनी के होठों पर चली गई। आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे अवनी के सर के पीछे हाथ ले जाकर उसका सर ऊपर कर प्यार से सॉफ्टली किस करने लगा। अवनी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आदित्य ऐसा ही करता था। अवनी भी आंख बंद करके उसका साथ देने लगी। आदित्य कभी उसके अपर लिप्स को तो कभी लोअर लिप्स को स्मूच करता। वो इस किस के जरिए अपना प्यार जता रहा था। उसने पूरा ध्यान रखा था कि अवनी को कोई तकलीफ न हो। कुछ देर बाद आदित्य ने अवनी को छोड़ दिया। अभी दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। अवनी ने शर्म से अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा दिया। किस चाहे जितनी भी बार हो, पर अवनी को शर्म आती ही थी। वैसे तो वो लोग किस चाहता था, पर अवनी और बेबी को देख रुक जाता था।
उसे पता था अवनी को कुछ नहीं होगा, पर वो कोई भी चूक नहीं चाहता था। आदित्य अवनी को अपनी बाहों में चिपका देख उसे अच्छे से बाहों भरकर हंसते हुए बोला, जान कितनी बार किस किया है मैंने मही पर, हर बार यूं ही शर्माती हो तुम। अरे अब तो शर्म छोड़ो, आई एम योर हस्बैंड। अवनी अच्छे से जानती थी कि आदित्य उसे टीज कर रहा है। अवनी उसे घूरते हुए बोली, आपकी तरह बेशर्म नहीं हूं मैं। आदित्य शरारत से बोला, अभी से तुम्हारा ये हाल है तो जब मैं पूरी तरह तुम्हारे पास आऊंगा तब क्या होगा तुम्हारा। ये सुन अवनी को और शर्म आ गई। वो शर्म छुपाकर गुस्से से आदित्य के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारती हुई बोली, कितने बेशर्म हो गए हैं आप, बस यही सोचता है आपको। आदित्य बस मुस्कुरा दिया। अवनी के छोटे छोटे हाथों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अवनी ने थक हार कर आदित्य को मारना बंद करके मुंह फेर लिया। उसकी क्यूट क्यूट सी हरकतें देख आदित्य को उस पर और प्यार आ रहा था। उसने अवनी के गालों पर किस कर लिया। अवनी उसकी बाहों में समा गई। कुछ देर बाद दोनों नीचे आकर सो गए। वही मोहिनी का गुस्से से बुरा हाल था। वो जल भून रही थी। उसे ना अवनी मिल रही थी ना आदित्य। ओल्ड कपूर मैंशन में भी उसने सब जगह देखा, उसे अवनी कहीं नहीं मिली। वो पता लगाने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम हो रही थी। 38 बेबीज बॉर्न। अवनी के दिन सुकून में बीत रहे थे। नैना जी विला आ चुकी थी। वो अवनी और आदित्य के पर्सनल टाइम में कोई दखल नहीं देती थी। वो अवनी का जान से ज्यादा ध्यान रखती। अवनी को अपने पिछले जन्म की गलतियों पर और ज्यादा पछतावा हो रहा था, पर वो ये बोल नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फाइनली बेबी के जन्म का दिन आ गया। अवनी को तो पता था कि उसका बेटा किस दिन आएगा। उसने सारी तैयारी करवा रखी थी। वो अपने बच्चे को हाथ में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अवनी और आदित्य दोपहर खाना खाकर सोफे पर बैठे थे कि अवनी को लेबर पेन शुरू हो गया। शुरू में आदित्य घबरा गया था पर नैना जी ने सब संभाल लिया। अवनी तो इस पेन से पिछले जन्म में गुजर चुकी थी। वो घबराए हुई नहीं थी। उसे अपने बच्चे को जल्दी से अपनी गोद में लेना था। हालांकि उसे थोड़ी घबराहट जरूर हो रही थी। अवनी को डॉक्टर मेडिकल रूम में ले गए। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद शाम को अवनी ने अपने बेटे को जन्म दिया। उसे दर्द हद से ज्यादा हो रहा था पर उसे अपने बच्चे के आगे ये दर्द दिख नहीं रहा था। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तब उसे कई हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द होता है। इतने दर्द से किसी की जान आराम से जा सकती है। उतना दर्द सहकर माँ एक नई जान को जन्म देती है। अवनी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। वो काफी थकी हुई थी। डॉक्टर ने अवनी को आराम करने दिया और बच्चे को खुद लेकर आदित्य के पास गए। आदित्य जो कब से अवनी की दर्द भरी आवाज सुन रहा था, वो बेचैन हुए जा रहा था। आवाज़ें शांत होते ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके लिए ये नया एहसास था जो उसने कभी फील नहीं किया था। आदित्य खुश भी था और डरा हुआ भी। खुशी इस बात की कि वो अपने बच्चे को अपनी गोद में पहली बार लेगा और डर इस बात का कि वो अच्छा पिता बन पाएगा या नहीं। दरवाजा खुजते ही आदित्य का ध्यान वहां चला गया। डॉक्टर बच्चे को अपने हाथ में लेकर आदित्य के पास आए। अपने बच्चे को देख कुछ पल आदित्य कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया। डॉक्टर की आवाज से वो होश में आया। डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कपूर, मिसेज कपूर ने बेटे को जन्म दिया है, डॉक्टर ने कहा और बच्चे को आदित्य को सौंप दिया। आदित्य की आंखें खुशी से थोड़ी नम हो चुकी थी। हर पिता के लिए सबसे अहम पल अपने बच्चे को अपनी गोद में लेना होता है। आदित्य, उसके चबी चबी गाल, उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, उसकी क्यूट सी नोज, ब्लू आईज जो सितारे की तरह चमक रही थी, दूध सा सफेद बदन, उसकी क्यूटनेस में आदित्य खो सा रहा था। अपने बेटे को इतना खुश होकर अपने ही पोते को निहारते हुए देख, उसकी आंखों की खुशी मन आई नमी देख उनके दिल में सुकून पसर रहा था। वो अपने पोते को गोद में लेना चाहती थी पर वो चाहती थी अवनी और उनके पोते के साथ आदित्य अभी रहे। वो आदि के पास आकर बोली, आदि अभी भी बच्चे से मिलना चाहती है, उसके पास लेकर जाओ बच्चे को। अवनी बच्चे से मिलना चाहती थी पर वो चाहती थी आदित्य उसे पहले गोद में ले। आखिर पिछले जन्म में आदित्य ही था जो अकेले अपने बच्चे को बड़ा कर रहा था, इसलिए उसने पहले बच्चे को आदित्य के पास भेजा। वो चाहती तो थी बच्चे को गोद में लेना पर वो आदित्य का हक खुद से ज्यादा अपने बच्चे पर मानती थी। उसने रुद्र की सिर्फ एक झलक देखी थी। उसे पता था आदित्य बेबी को लेकर उसके पास जरूर आएगा। हुआ भी ऐसा ही। आदित्य ने वार्ड का डोर खोला। अवनी ने उस तरफ देखा। आदित्य और अवनी की आंखें आपस में जा टकराए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने बच्चे के लिए प्यार और खुशी देख सकते थे। हालांकि आदित्य अवनी की हेल्थ के लिए फिक्रमंद था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि अवनी बिल्कुल ठीक है। वो अवनी के मुंह से सुनना चाहता था।
वो तुरंत बेबी के साथ अवनी के पास आया और बोला, आप ठीक है बेबी? अवनी मुस्कुराई। वो जानती थी आदित्य उसकी हेल्थ को लेकर कितना सीरियस रहता है। वो बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य उसके पास स्टूल पर बैठा और अवनी की गोद में बच्चे को दे दिया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पिछली जन्म की गलतियों पर और ज्यादा पछतावा हो रहा था। अवनी की आंखों आंसू देख बेबी भी रोने लगा। अवनी को अच्छे से याद था कि जन्म के वक्त भी उसका बच्चा शांत था। अवनी के आंसू देख वो भी रोने लगा। ये देख अवनी और आदित्य को उस पर और प्यार आने लगा। अवनी को अपने बच्चे में छोटा आदित्य दिख रहा था। अवनी अपने आंसू पोंछकर बच्चे को शांत कराने लगी। अवनी प्यार से बोली, बेबी रोते नहीं, देखो मम्मा नहीं रो रही। अवनी की मीठी सुरीली प्यार भरी आवाज सुन बेबी उसकी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगा। अवनी की स्माइल देख बेबी ने भी रोना बंद कर दिया था। आदित्य प्यार से अपने बीवी बच्चे की क्यूट सी हरकतें निहार रहा था। उसे पता था कि उसका बेटा जन्म के वक्त भी नहीं रोया था। अपनी माँ के आंसू देख वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगा। वो अपने छोटे से खरगोश बच्चे पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने नीचे झुककर बेबी के गालों पर किस कर लिया। बेबी अपने डैडी के एहसास से मुस्कुरा उठा। ये देख अवनी और आदित्य दोनों के चेहरे खिल उठे। ये सारे प्यारे प्यारे मोमेंट कैमरे में वीडियो और फोटो के रूप में रिकॉर्ड हो रहे थे। आदित्य ने कैमरे लगा रखे थे। वो अपना फैमिली का प्यारा मोमेंट किसी तीसरे के साथ नहीं बांटना चाहता था और न ही अपनी सॉफ्ट साइड किसी को जताना चाहता था। उसने कैमरे में ऑटोमेटिक फोटो और वीडियो शूटिंग ऑन कर रखा था। वो तीनों परफेक्ट फैमिली दिख रहे थे। नैना जी वीडियो के थ्रू सब देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग दादाजी और ऋषभ जी को भी भेज दी और बच्चे का फोटो भी। हालांकि वो दोनों भी वहां रहना चाहते थे पर सब साथ में नहीं निकल सकते थे। उनके कुछ दुश्मन आंख लगाकर बैठे थे कि कब उनके बिजनेस और परिवार पर हमला कर सके और मीडिया की नज़र भी उन पर थी। वैसे मीडिया उनके कंट्रोल में थी पर जनता की वजह से उन्हें कोऑपरेट करना पड़ता था। उन दोनों ग्रेटर दैन जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। वो अपने बच्चों को बस खुश देखना चाहते थे। यहाँ फैमिली का प्यारा मोमेंट चल रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी गुस्से से जल भून रही थी। वो अभी भी अवनी को हूड रही थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो सोच रही थी अवनी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। माफ करना दोस्तों, मेरे एग्जाम और व्रत के कारण मैं लिख नहीं पाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। 39 आदित्य ने बनाया खाना। कुछ दिन बाद अवनी अपने घर आ चुके थे। वह ओल्ड कपूर मंशन में रुकी थी। उसके दिन ऐसी खुशी बीत रहे थे। वो खुश थी, उसके जीवन में शांति थी। बेबी का नामकरण होना बाकी था। अवनी उसके लिए एक्साइटेड थी। बेबी अवनी की गोद में सो रहा था। आदित्य सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कंपनी से जुड़े हुए काम कर रहा था। अवनी ने फ्रस्ट्रेट होकर आदित्य से कहा, आदि। आदित्य ने अवनी को देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? अवनी द ग्रेट बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर अपना प्रॉमिस भूल गए। आदित्य असमंजस में बोला, क्या किया मैंने? अवनी, आप भूल गए, हमने शर्त लगाई थी कि अगर बेबी गर्ल हुई तो मैं आपके लिए खाना बनाएंगी, अगर बेबी बॉय हुआ तो आप बनाओगे। ये सुन आदित्य को शर्त याद आई जो वो हार चुका था। उसने लाचारी में अपना सर हिला दिया। अवनी तो थी ही भूख, उसे तो खाने का बहाना चाहिए था। आदित्य को थक हार कर अपना जरूरी काम छोड़कर अवनी के लिए कुकिंग करने जाना पड़ा। वही आदित्य को किचन में देख सारे शेफ और सर्वेंट डर गए। उन्हें अच्छे से पता था कि आदित्य सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छा है, बाकी तो वह डेविल ही है जो कभी भी उन्हें गायब कर सकते हैं। सबको डरा हुआ देखकर आदित्य बोला कि आप सब मुझे जो चाहिए वो चीजें देकर जा सकते हैं। आज का डिनर मैं बनाऊंगा। ये सुन सब सर्वेंट और शेफ के मुंह खुल्ला के खुल्ले रह गए। उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्हें पता था एक गलती और वो गए। उन्होंने तुरंत सारा सामान रखा और ऐसे भागे जैसे उनके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ रखे हो। आलू की चीजें लेकर अपना खाना बनाने में लग गया। उसने बहुत कुछ बनाया था। कढ़ाई पनीर, दम आलू, छोले, पराठे, रोटी, जीरा राइस। खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि सभी नौकर के मुंह में पानी आ गया। वो ये खाना खाना चाहते थे। आदित्य एक एक करके सभी डिश डाइनिंग टेबल पर सजा दी। खाने की खुशबू सूंघकर घरवाले नीचे आ गए। अवनी भी बेबी को सुलाकर आ गई। सब आदित्य की कुकिंग देख हैरान थे और खुश भी। आदित्य ने कुछ नहीं बहुत कुछ उनके लिए बनाया था। अवनी मुस्कुरा रही थी। सन खाने की तारीफ करते हुए खाना खाकर तारीफें करते हुए कमरे की ओर निकल गए। अवनी आदित्य का रूम
रूम में आकर आदित्य बोला, तो मिसेज कपूर कैसा लगा आपको खाना? अवनी डतराते हुए, अच्छा ही था, आखिर मेरे पति ने जो बनाया था। ये सुन आदित्य मुस्कुरा उठा। आखिर उसकी बीवी ने उसकी तारीफ जो की थी। वो दोनों एक दूसरे से मीठी नोक झोंक कर ही रहे थे कि उन्हें बेबी के रोने की आवाज आई। वो दोनों तुरंत बच्चे के पास गए। अवनी ने बेबी को गोद में लिया और अपना दूध पिलाने लगी। ये अवनी का नित्य कर्म था। वो बेबी को अपना ही दूध पिलाती थी, जिससे बेबी हेल्थी और स्वस्थ रहे। अवनी का अपने बेटे के लिए इतना प्यार देख आदित्य की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती। अवनी अपने बच्चे को गोद में खिलाने के लिए इतना तड़प रही थी, वो ये मौका कैसे जाने देती। उसे तो अपना बच्चा ही चाहिए था, जिस पे वो अपना प्यार लूटा सके। अवनी को अपनी पिछली जिंदगी में किए गए अपने बच्चे पर किए गए बर्ताव और ज्यादा लगता। उसे खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आता। उसे अच्छे से याद था कि उसके बेटे को मिडनाइट स्नैक्स की आदत थी। अवनी कई बार रात को उसे किचन में देखती। एक दिन अवनी गुस्से में रात को नीचे आए रुद्र को देख उसका गुस्सा बढ़ गया। तभी अवनी ने उसे बहुत कुछ सुना दिया था कि वो यहाँ खाने के बहाने उसे रिश्ता बढ़ाने आता है। संस्कार नहीं है ये, वो पता नहीं क्या क्या। उस दिन के बाद से उसने अपने बेटे को किचन में नहीं देखा था। अवनी ने ये बात नोटिस की थी, पर उसने इग्नोर कर दिया था। तब उसके दिल में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। जो प्यार था वो कहीं दिल के कोने में बंद था। अवनी का ये सोचकर दिल पसीज गया कि उसे भूखा नहीं रहा जाता। तो उसका बेटा तो छोटा सा बच्चा था ना, जाने वो कितनी ही रात भूखा सोया होगा, कितने दिन पानी पीकर सोया होगा, सिर्फ उसकी वजह से। अवनी पिछले जन्म की न सही पर इस जन्म को जरूर बदल सकती है। जो वो कर रही है, पर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो खुद याद आ ही जाती है। पर इन सब में इस नन्ही मासूम सी जान का क्या कसूर था? ये सवाल अवनी का दिल पसीज कर रख देता था। अवनी ने ये सब सोचते हुए बेबी को दूध पिलाया। आदित्य दोनों माँ बेटे को प्यार से देख रहा था, मानो दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा वो निहार रहा हो। ऐसी कशिश आंखों में लिए अपने बीवी और बच्चे को देख रहा था। वैसे उसके लिए ये दुनिया में सबसे अधिक सुंदर नजारा था। श्रद्धा जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैं कोई इररिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हूँ। आपके लिए बोलना आसान है, कुछ स्टोरी बंद कर दो, कोई नहीं पढ़ेगा ये वो, पर लिखना हमारी आर्ट के साथ हमारे लिए हमारी फीलिंग है, जिससे हम जुड़ है। बोलना ना बहुत आसान होता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, हम अभी रहूँ 3-4 दिन से पर काम मेहमान अगर घर पर हम माता रानी का स्थापना करते हैं तो जिम्मेदारी भी आती है, लोग भी आते हैं दर्शन करने हेतु, पढ़ाई एग्जाम सबके साथ घर भी मैनेज करना होता है। आपने कहा कि लोग मेरी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब मेरी चैप्टर की राह देखते हैं कि कब आएगा किसी ग्रेटर देन। मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि सब जानते हैं कि घर की बड़ी बेटी पर कितनी जिम्मेदारी होती है। आज जागरण करके मुझे फिर से एग्जाम देने के लिए सुबह निकलना है। 3-4 दिन की थकान, ऊपर से जागरण और एग्जाम। अब मैं भी इंसान हूँ, थकूंगी नहीं क्या? कोई ना, हम जिम्मेदार नहीं है यह, ये तो सिर्फ मेरी माता रानी जानती है। जब 40 डोरे डालना। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना जी बेबी को संभाल रही थी। सब नष्ट करते हुए नामकरण की बात कर रहे थे कि कैसे करें। सब नाम सोचने में लगे हुए थे। अवनी को अच्छे से याद था कि पिछली बार उसके बच्चे का नाम रुद्रादित्य ने रखा था, पर इस बार अवनी ने कुछ अलग सोच रखा था। उसे अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ रहने का मौका महादेव ने दिया था। वो कुछ अच्छा सा महादेव से रिलेटेड नाम रखना चाहती थी। नैना जी, तो सोचा है किसी ने कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे? ऋषभ जी, रोहन के नाम कैसे रहेगा? आदित्य, नहीं पापा, नाम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, आप ही सोचो कि बेबी अवनी कपूर में आदित्य कपूर, तो हमारे बच्चे का नाम भी कुछ हटके होना चाहिए। नैना जी, रद्द कैसा रहेगा? ऋषभ जी, नहीं कुछ और सोचो। अवनी, मैंने बढ़िया सा नाम सोच रखा है, ये बोलकर अवनी ने बतीसी दिखा दी। सब अवनी की तरफ एक साथ देखने लगे। अवनी ठहरी जिद्दी, उसने फिर भी नाम नहीं बताया। आखिर नैना जी ने पूछ ही लिया, क्या सोचा है बेटा आपने? अवनी, ये तो आपको नामकरण की विधि में पता चल जाएगा। नाम तो वही रखिए जो मैं चाहूंगी। हाँ। अवनी ने पिछले जन्म में अपने बेटे की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसकी इच्छा ममता जाग जाती, पर उसने नफरत के नीचे उसे छुपा लिया था। अवनी इस बार अपने बेटे के किसी भी फंक्शन या किसी भी छोटी सी चीज को जाने नहीं देंगी। उसका प्यार अब उसके बच्चे के लिए हद से ज्यादा बढ़ चुका था। आदित्य ने अपना सरनामे हिला दिया। उसे पता था अब किसी की नहीं चलने वाली। सबको आखिर अवनी की बात सुननी पड़ती है। बड़े सब यही हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर रहे थे कि तभी वहां पर एक गार्ड है और बोला, सर मोहिनी मेम आई है।
ये नाम सुन अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो जानती थी मोहिनी यहाँ से उसके बेटे को नुकसान पहुँचाने के लिए ही तैयार होकर आई है। ये नाम सुन घरवाले भी थोड़े चिढ़ हुए लग रहे थे। होली और आदित्य के जंगल वाले विला में शिफ्ट होने के बाद मोहिनी ओल्ड कपूर मैंशन में कई बार आदित्य को ढूंढने के लिए आ चुकी थी। मोहिनी का यूं बार बार उनके घर आना, उनके मामले में दखल देना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। नैना जी अपनी दोस्त की वजह से चुप थी, पर अब उनका सब्र जवाब दे रहा था। उन्होंने बेमन से मोहिनी को अंदर बुलाया। वैसे आदित्य का किसी और लड़की से किसी तरह का कोई लेना देना ही नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर फिर भी वो अपने और अवनी के बीच कोई मतभेद नहीं चाहता था। आदित्य ने नैना जी के हाथ से बच्चे को लिया और उसके साथ खेलने लगा। वह गलती से भी मोहिनी की तरफ देखना नहीं चाहता था। उसे अवनी की पिछली बार वाली धमकी अच्छे से याद थी। उसे अवनी से दूर नहीं जाना था। उसे पता था अवनी सच में उसे घर से निकाल सकती है और पास भी नहीं आने देंगे। अवनी आदित्य की हर चीज को नोटिस कर रही थी। आदित्य के मन की बात सुनकर अवनी को आदित्य पर और भी प्यार आ रहा था। उसे खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था कि उसका पति उसकी हर बात सुनता है। मोहिनी अंदर आई तो उसकी नज़र आदित्य पर ठहर गई। उसने आदित्य के हाथ में हुए बच्चे को देखा। उसके तन बदन में आग लग गई है। वह मन ही मन अवनी को कोसते हुए बोली, यह आदित्य का बच्चा तुम्हारी नहीं मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था, पर अब इसने तुम्हारी तरह ही आदित्य की जिंदगी में आपका गलती करनी है तो ये भी तुम्हारे पहले ही भगवान के घर चला जाएगा। ये मोहिनी का वादा है तुमसे अवनी। मोहिनी के मन की बात सुनकर अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके खुद का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो डेविल स्माइल के साथ मन ही मन बोली, मिस मोहिनी तुम्हें तुम्हारे ही जाल मैंने फंसाया तो मेरा नाम भी अवनी आदित्य कपूर नहीं। मेरे बच्चे को मारने की तो क्या छूने की सोचकर गलती कर दी तूने। अब तुझे जल्दी ही हेल के दर्शन करवाऊंगी मैं। ये मेरा मिसेज अवनी आदित्य कपूर का तुमसे वादा है। मोहिनी अभी वही खड़े होकर आदित्य को घूर रही थी। इस बात से अवनी का पारा हाई हो गया। अवनी जोर से बोली, मिस मोहिनी अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। किसी के पति और बच्चे पर डोरे डालना अच्छी बात नहीं है। मोहिनी जो अपनी ही सोच में गुल थी वो अवनी की आवाज से सोच से बाहर आई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तो बच्चे को देख रही थी, मेरा किसी पर डोरे डालने का कोई इरादा नहीं था। सुबह अवनी की आवाज सुन सारे घर वाले भी उसे तरफ देखने लगे। सबकी नज़र सिर्फ मोहिनी पड़ी थी। ये देख मोहिनी को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। नैना जी आ जाओ। मोहिनी। मोहिनी जी आंटी। मोहिनी सबके साथ नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। मोहिनी आज भी वैसे भी शॉर्ट एंड रिवीलिंग ड्रेस पहनकर ही आई थी। ये देख अवनी को तो उसे सुनाने का मौका मिल गया। अवनी मुंह फेर कर बोली, कुछ भी कर लो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। मोहिनी को अवनी की बात समझ नहीं आई और न ही नैना जी को। नैना जी क्या मतलब अवनी बेटा? अवनी मॉम, हमने पिछले बार भी मोहिनी को यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर आने के लिए मना किया था, पर शायद इन्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती। ये सुन ऋषभ जी और दादाजी को हंसना आ रहा था, पर वो हंस नहीं सकते थे। तो ये पूरी बात सुनकर मोहिनी को गुस्सा आ रहा था। वो नैना जी से बोली, देखा आंटी, मिसेज कपूर कैसे मुझे कुत्ता बोल रही है और आप उन्हें कुछ नहीं बोल रही। अवनी नैना जी कुछ बोलती उससे पहले ही बोली, ये एक कहावत है, शायद तुम इंडिया से पढ़ी नहीं हो तो तुम कहावत तक पता नहीं होगी, पर अब तुम खुद को कुत्ता समझ रही हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मोहिनी फिर नैना जी से बोली, देखो ना आंटी, अब मिसेज कपूर झूठ बोल रही हैं। ऐसी कोई कहावत नहीं है। नैना जी ऐसी कहावत है। तुमने इससे पढ़ाई की है तो मुझे पता नहीं होगा। इट्स ओके, पर तुमने फिर से ऐसे कपड़े क्यों पहने? मैंने मना किया था ना। मोहिनी को आंटी में बेबी से मिलने की एक्साइटमेंट में आपकी बात भूल गई। मुझे बेबी के साथ खेलना है आंटी। ये बोलकर जैसे ही वो खड़े होकर आदित्य के पास जाने वाली थी, अवनी की दमदार आवाज आई, मिस मोहिनी, आपको पता ना हो तो बता दूं कि बाहर से आकर छोटे बच्चे को नहीं छूते। उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है और वैसे भी मेरे बच्चे से दूर रहो, वही बेहतर होगा। ये सुन मोहिनी के पैर वही रुक गए। बाकी सब भी अवनी को देखने लगे। वो कुछ बोल नहीं सकते थे। जब 41 पॉजिटिव मम्मा। अवनी कुछ भी करके मोहिनी को अपने बेटे को छू भी नहीं देने वाली थी। अवनी को पहले से ही पसंद नहीं था कि कोई उसकी फैमिली को क्लोज हो, और यहाँ तो ये लड़की उसके बेटे को चोट पहुँचाने की सोच रही थी। मोहिनी को अवनी ने अपनी जगह पर रोक लिया था। अब बात बिगड़ने वाली थी। ये देख नैना जी मोहिनी से बोली, वो मोहिनी, अभी कुछ दिन ही हुए हैं बच्चे के जन्म को, बाहर से सीधा आकर उसे छूना सही नहीं होता। मोहिनी झूठी मुस्कान के साथ बोली, इट्स ओके आंटी, मुझे पता नहीं था।
अवनी प्यार से अपने बच्चे को निहारती हुई उसका सर सहलाती हुई बोली, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि ये चीज़ बतानी पड़े कि बाहर से आकर सीधे बेबी को नहीं छूते। खैर अब ये तुम कैसे जानोगी? ये चीज़ें तो हर माँ अच्छे से जानती है। मैं हूं ना अपने बच्चे को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए। आदित्य अवनी की बातों और तानों को अच्छे से समझ रहा था। वो जान चुका था कि मोहिनी का कोई बुरा इरादा अवनी ने भांप लिया है। आदित्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक बात उसके परिवार, बीवी और बच्चे की न हो। वो अपने परिवार के लिए ज्यादा पोसेसिव था। वही मोहिनी अवनी का ताना और बातें अच्छे से समझ रही थी। अवनी ने सीधे उसके मुंह पर ही उसकी इतनी बेइज्जती की थी। उसका मन तो अवनी का खून करने का कर रहा था पर वो कर नहीं सकती थी। वो मुस्कुरा कर बोली, अब हर किसी को सब कुछ पता हो ये जरूरी नहीं है। नैना जी बात संभालते हुए बोली, चलो सब नाश्ता कर लेते हैं। मोहिनी तुम भी चलो। हालांकि उन्हें मोहिनी का होना अच्छा नहीं लगा पर वो उसे भगा भी तो नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने मोहिनी को बेमन नाश्ते के लिए बोल दिया। मोहिनी तो थी ही बेशर्म। वो नाश्ता करने बैठ गई। उसका ध्यान सिर्फ आदित्य पर था। आदित्य का ध्यान बस अपने बच्चे पर था। अवनी को मोहिनी की आदित्य पर नजरें देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को शांत कर रखा था। तभी बच्चा रोने लगा। आदित्य अवनी से बोला, बेबी आप बच्चे को दूध पिला दो, शायद भूखा है। अवनी को तो मौका ही मिल गया मोहिनी को जलाने का। आदित्य स्टडी रूम में चला गया। अवनी एक रूम में बच्चे को दूध पिलाने चली गई। मोहिनी को तो जैसे आंधी लग गई। उसने पहले ही 2 बार अबॉर्शन कराया था। उसके कई बॉयफ्रेंड थे। वो कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी। अवनी ये बात अच्छे से जानती थी। मोहिनी अपने करियर के चक्कर में कुछ आदित्य को पाने की लालच में अंधी थी। उसने अपने दोनों बच्चों का 2 बार अबॉर्शन कराया था। उस बात को 1.5 साल हो चुका था। अवनी को अपने बच्चे के साथ देख कहीं कहीं उसे अपने बच्चों को मारने पर थोड़ा अफसोस हो रहा था, पर उसने उस एहसास को साइड में कर दिया। आखिर कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अपने बच्चे को अपने हाथों से मारना, ये तो राक्षस भी नहीं करते। अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। जो हो गया उसे सुधार नहीं सकते थे। मोहिनी बस जल भूनकर राख हो सकती थी। अवनी मोहिनी की शक्ल देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आदित्य को लेकर अपने बच्चे के साथ गार्डन में चली गई। उसे गार्डन में अच्छा लग रहा था। सुबह की धूप सबको अच्छी लगती है। मोहिनी की शक्ल देख अवनी का मूड कुछ अच्छा नहीं था। वो आदित्य के साथ नीचे गार्डन में ही आ गए। वहाँ की ठंडी हवाएं, प्यारे फूल, फूलों की खुशबू, खुली हवा उसे सुकून दे रहे थे। आदित्य अवनी के साथ टेबल पर बैठा था। अवनी के गोद में बेबी था। आदित्य ने फोन निकलकर कुछ सेल्फी ली। अवनी और आदित्य अपने प्यारे प्यारे मोमेंट हमेशा के लिए कैद कर संजोकर रखना चाहते थे। अवनी को आदित्य का जेस्चर बहुत अच्छा लगता था। अवनी को न जाने क्या सूझा। वो उठकर आदित्य की गोद में बैठ गई। अब नजारा कुछ ऐसा था। आदित्य की गोद में अवनी और अवनी की गोद में बेबी। आदित्य पहले तो अवनी को अच्छे से संभाला कि दोनों को कोई चोट न लग जाए। अब तक उसे अवनी की इस हरकतों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसे कोई शौक नहीं लगा। शिवम वहीं से गुजर रहा था। इस प्यारा मोमेंट को कैमरे में छुपकर कैद करके निकल गया। वही मोहिनी दूर खड़े होकर ये सब देख गुस्से से तमतमा रही थी। उसके हाथ में देखने के अलावा कुछ था ही नहीं। अवनी ने जानबूझकर मोहिनी को देखकर आदित्य की गोद में बैठ गई थी। अवनी ने दूर से ही मोहिनी को आते हुए देख लिया था। आदित्य का ध्यान अपने बीवी और बच्चे को निहारने में था और वो गेट से अपोजिट बैठा था। उसे मोहिनी के होने की कोई भनक नहीं थी। मोहिनी को यो आदित्य का उसे एक नज़र भी न देखना मोहिनी को आते ही चुभ गया था। फिर अवनी के हाथ में बच्चा देख वो हट हुई। अब आदित्य और अवनी की नज़दीकियां उसे खल रही थी, जिससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मोहिनी का होना ना होना कपूर फैमिली के लिए बराबर ही था। वो मोहिनी को कुछ समझते नहीं थे। मोहिनी फिर भी बेशर्मी दिखाते हुए अवनी और आदित्य के पास गई। वो अवनी के हाथ से बेबी लेते हुए छोड़कर बच्चे की गिराना चाहती थी और ब्लेम अवनी पर डालकर अवनी और आदित्य के बीच दूरी लाना चाहती थी। वो अपनी जलन और नफरत में उस मासूम बच्चे को शिकार बनाना चाहती थी, जिसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। अवनी उसके मन के भाव अच्छे से पढ़ चुकी थी। वो अपना बच्चा तो किसी के हाथ में नहीं देने वाली थी, ये तो तय था। मोहिनी उनके प्यारे मोमेंट को बिगड़ते हुए बोली, हेलो मिस्टर एंड मिसेज कपूर, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या मैं आपके बेटे को अपनी गोद में लेकर देख सकती हूँ? आदित्य ने अपनी सख्त आवाज में उसे बिना देखे ही अवनी के बालों को संवारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आदित्य किसी को लेकर भी कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे मोहिनी से वैसे भी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी।
आदित्य का इतनी सख्त आवाज में नहीं सुन मोहिनी का मुंह उतर गया। अवनी सॉरी, पर हम अपना बच्चा किसी बाहर वाले के हाथों नहीं देते। अपने लिए बाहर वाला सुन मोहिनी की गुस्से से मुठिया कस गई। वो बिना कुछ बोले ही पैर पटक वापस घर में चली गई। नया प्लान। मोहिनी के जाने के बाद अवनी ने चैन की सांस ली। उसे मोहिनी को जल्दी से हेल में पहुंचाना था। आखिर वो अपने दुश्मनों को खुला कैसे छोड़ सकती थी। मोहिनी का सुबह सुबह आना किसी को पसंद नहीं आया था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा तो नहीं था, पर सबके फेस देखकर पता चल रहा था। मोहिनी ठहरी बेशर्म, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहिनी अपना नया प्लान बनाने में लगी हुई थी। वो कैसे भी करके अवनी के बेबी को नुकसान पहुंचा सकती थी, यही सोच रही थी। वही गार्डन में बैठकर अवनी आदित्य बच्चे के नामकरण की बातें कर रहे थे। आदित्य जानने के लिए एक्साइटेड था कि अवनी क्या नाम रखेगी। आदित्य, बेबी का आप क्या नाम रखोगी बताओ ना। अवनी ठहरी जिद्दी, अपनी मन मर्जी की करने वाली। अवनी, नामकरण की विधि है ना, कल वही पता चल जाएगा। सब्र रखो पतिदेव। आदित्य को पता था अवनी नहीं ही बताएगी। उसने जिद छोड़ दी। अब वो अवनी को परेशान करने के मूड में था। आदित्य अवनी को टीज करते हुए बोला, आदित्य, वैसे बेबी भी आ गया, अब सुहागरात कब मनानी है? वैसे डॉक्टर ने कहा है मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे नजदीक आ सकता हूँ। क्या ख्याल है आपका बीवीजी अटैक? अवनी आदित्य की बेशर्मी भरी बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। अवनी के कान भी लाल हो चुके थे। अवनी ने तुरंत ही खुद को आदित्य की बाहों में छुपा लिया। अवनी के हाथ में अभी भी बेबी था और वो वैसे ही आदित्य की गोद में बैठी हुई थी। अवनी को यूं शर्माकर सर अपने सीने में छुपाता देख आदित्य को उस पर और प्यार आ रहा था। आदित्य को अवनी की क्यूट क्यूट सी ये हरकतें ज्यादा लुभाती थी। अवनी आदित्य के सीने में मुंह छुपाए ही आदित्य से बोली, आदि आप कितने बेशर्म हो चुके हैं। आप पापा बन चुके हैं पर अभी भी बेशर्म ही है। आदित्य भी हंसते हुए बोला, अपनी बीवी से कैसी शर्म, और वैसे भी अभी बेबी के लिए छोटी बहन भी लानी है। नो, अवनी अपनी शर्म छुपाते हुए बोली, पहले एक बच्चे का नामकरण तो कर लो, अभी से दूसरा बच्चा भी चाहिए इनको बेशर्म। आदित्य भी हंसते हुए बोला, बेशर्म तो हूँ मैम बीवी, पर सिर्फ तुम्हारा लिए। वही उनकी प्यारी मीठी सी नोक-झोंक कुछ आंखें छुपकर अपनी बालकनी से देख रही थी। जी हाँ, ये थे दादाजी। नैना जी और ऋषभ जी तीनों मिलकर दादाजी के कमरे की बालकनी में चाय पी रहे थे। चाय तो बहाना था, उन्हें तो अवनी, आदित्य और अपने पोते को साथ में खुश देखना था। अपने बच्चों की खुशियां हर माँ बाप के लिए सबसे ऊपर होती है। नैना जी अपने बच्चों को खुश देख उनकी आंखें भर आई। वो अपने बच्चों को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। नैना जी मन ही मन बोली, है महादेव, मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, जोड़ के रखना, उन्हें किसी की नजर ना लगे। हर माँ जब ही ईश्वर से मांगती है, अपने बच्चों की खुशियां ही मांगती है। अपने बच्चे को खुश देखने के लिए एक मां किसी भी हद तक जा सकती है। अवनी आदित्य इन बातों से अनजान अपनी नोक जोक में लगे हुए थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। आदित्य और अवनी अपने बच्चे के साथ मीठे मीठे पल बिता रहे थे। वही कोई उन्हें बुरी और नफरत भरी नजरों से घूरे जा रहा था। जी हाँ, ये मोहिनी ही थी जो अपनी नफरत भरी नजरों से उन्हें घूर रही थी। वो जब अंदर आई तो उसे कोई नहीं दिखा। सभी दादाजी के कमरे में जा चुके थे। मोहिनी चीर गई और गेस्ट रूम में चली गई। वो खुद को शांत करने दे से ही बालकनी में ठंडी हवा खाने आई। सामने का नजारा देख उसका खून और खोल उठा। अवनी और आदित्य अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, बीच बीच में मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ये फैमिली मोमेंट देख उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई। वो दांत पिसते हुए मन ही मन बोली, जितना खुश होना है हो लो अवनी, में जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को उसकी असली जगह पहुंचाऊंगी। तुम्हारा ये घमंड में तोड़कर रहूंगी। वही अवनी ने मोहिनी को देख लिया था और उसके मन में चल रहे गंदे इरादों को भाप भी लिया था। उसकी बातें सुन अवनी का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अवनी मन ही मन बोली, इस बार नहीं मोहिनी, पिछली बार तूने मेरे बच्चे और मुझे बहुत तड़पाया था। इस बार मेरे बच्चे को ढूंढे ऐसे नहीं दूंगी तुझे। मेरा घमंड ना कोई तोड़ पाया है ना तोड़ पाएगा। बचकर नहीं जा सकती तुम मुझसे। इस बार एक सुहागन अपने सुहाग का और एक माँ अपने बच्चे की मौत का बदला लेने मरकर भी वापस लौटी है। आई एम बैक फॉर रावंजियो, किंग्स क्वीन इज बैक फॉर रावंगे 6। अवनी ये सब मन में बोल रही थी, पर उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। उसने अपने गुस्से और नफरत की छुपाना अच्छे से सीख लिया था। वो वक्त आने पर चुन चुन कर अपने एक एक दुश्मन को धीरे धीरे मारेगी। आप जितने ज्यादा सफल हो इतने ही लोगों की नजरों में खटकते हो। अगर आपके पास पैसा, पावर, रुतबा है तो ना जाने कौन अपना ही आपका दुश्मन बन जाए।
कपूर और मेहरा फैमिली और एशिया की सबसे बड़ी अमीर फैमिली थी। उनके कई दुश्मन होना जाहिर है। अपने परिवार को इन दुश्मनों से बचाने के लिए अपने इमोशन, फीलिंग, अच्छाई सबको छुपाकर चलना पड़ता है। अवनी भी यही कर रही थी। कुछ भी हो जाए वो घरवालों के सामने मोहिनी का चेहरा लाने वाली थी। अब अवनी कब क्या करे तो वही जाने। मोहिनी की नज़र अभी भी अपने ऊपर देख अवनी आदित्य के और करीब उसकी बाहों में जाकर आदित्य के गाल पर किस कर लिया। अवनी हमारी जो उससे जलता है उसे इतना जलाती है कि वो राख हो जाए। मोहिनी भी जल भून गई। उससे देखा नहीं गया तो वो उल्टे पैर कमरे में चली गई। ये देख अवनी को सुकून मिला। वही आदित्य इन सब बातों से बेखबर था। आदित्य बेक साइड बैठा था और अवनी के चेहरे से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। वो तो अपनी बीवी के इस मूव से खुश था। जब 43 नामकरण। कुछ देर बाद अवनी और आदित्य अपने कमरे में चले गए। सुबह बच्चे का नामकरण था तो उसकी तैयारी करनी थी। बेबी को तैयार करना था। सारी तैयारी देखनी थी। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। पूरे वक्त डाइनिंग टेबल पर मोहिनी की नज़र आदित्य पर थी। आदित्य ने उसे एक नज़र भर देखा भी नहीं था। ये बात उसे खटक रही थी। मोहिनी बेबी को चोट पहुंचाने का प्लान बना ही रही थी। उसने प्लान बना भी लिया था कि उसे क्या करना है। उसकी प्लानिंग अवनी से छुपी हुई नहीं थी। अवनी सब जानती थी। मोहिनी यही सोच रही थी कि वह आसानी से अवनी के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका प्लान उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है और वो हेल के दर्शन करने वाली है। खैर वैसे हेलमेट अभी जहां पर रिया, कामिनी और करण सजा काट रहे हैं वहीं मोहिनी भी जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग अवनी और आदित्य में से रेड कलर के कपड़े पहने थे और बेबी को भी रेड कलर के कपड़े पहनाए थे। आखिर हमारी अवनी और आदित्य सूट कैसे बोल सकते हैं। वह जब से साथ आए थे तब से वह अपने हर प्यारे पल को कमरे में कैद कर लेना चाहते थे। आदित्य फोटोग्राफर को बुलवाया था। अवनी ने रेड कलर की सुंदर सी साड़ी पहनी थी। आदित्य ने रेड कलर का कुर्ता पहना था। बेबी को भी रेड कलर का छोटू का कुर्ता पहनाया गया था, जिसमें हमारा क्यूटू और क्यूट लग रहा था। तीनों साथ में हैप्पी फैमिली लग रहे थे। घरवाले ये देख नम आंखों से उन्हें देख रहे थे। ये फैमिली के प्यारे पल देखने के लिए ही तो उन्होंने इतना इंतजार किया था। नैना जी ने प्यार से उनकी बलाया ली और नज़र उतारी। हमारी मम्मी ऐसी ही होती है। वही मोहिनी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वैसे उसने आदित्य को अपने जाल में फंसाने के लिए फिर छोटे कपड़े पहने थे। आदित्य ने फिर उसे इग्नोर कर दिया। मोहिनी फिर से जल भून गई। आखिर आदित्य कपूर के बेटे का नामकरण था। कुछ जाने माने परिचित बिजनेसमैन, दोस्त, बड़े से बड़े नेता, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के फेमस सितारे मौजूद थे। देश नहीं विदेश के लोगों को भी न्योता दिया गया था। आखिर हो भी क्यों ना, आदित्य कपूर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एशिया की रिचेस्ट फैमिली में पहले नंबर पर है। मीडिया को नहीं बुलाया गया था क्योंकि ये फंक्शन सीक्रेटली किया जा रहा था। अवनी की खूबसूरती और संस्कार की सबने जमकर तारीफ की। आदित्य की तारीफें तो होती ही रहती थी। अवनी और आदित्य के बच्चे का सुंदर सा मुखड़ा देख सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मोहिनी से उनकी तारीफें सुनी नहीं जा रही थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अवनी और आदित्य अभी से अपने बच्चों की तस्वीर मीडिया में नहीं देना चाहते थे और न ही अपने बच्चे से मिलवाना चाहते थे। उनके दुश्मन को वो अपने बच्चे की परछाई तक छूने नहीं दे सकते थे। पंडित जी आ चुके थे। सारी तैयारी हो चुकी थी। पूजा में सब बैठने लगे। मोहिनी अवनी के बैठने से पहले ही अवनी की जगह बैठ गई। ये देख सबको गुस्सा आया। आदित्य जो बैठने जा रहा था वो वही खड़ा रह गया। अवनी कोल्ड वॉइस में बोली, ये क्या हरकत है मोहिनी। मोहिनी मासूम बनते हुए बोली, मैंने क्या किया। नैना जी गुस्से बोली, तुम जहाँ बैठी हो वो अवनी की जगह है, वहाँ बच्चे की माँ बैठती है। मोहिनी मासूम बनते हुए बेशर्म होकर बोली, सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था। वैसे अब मैं बैठी गई हूं तो अवनी को कहीं और बिठा दीजिए ना। आखिर मैं भी 10 बच्चे की माँ जैसी हूँ। अवनी का गुस्सा अब अपनी हद पर कर चुका था। अवनी गुस्से से तेज और कोल्ड वॉइस में बोली, मेरे बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी परछाई तक मुझे मेरे बच्चे पर मंजूर नहीं है, समझ आई बात। अब चुपचाप मेरी जगह से उठ जाओ। मोहिनी जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। वह अवनी का सीधा जवाब सुन शौक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी उसे नैना जी की आवाज़ सुनाई दी जो गुस्से में उसे खड़ा होने के लिए बोल रहे थी। मोहिनी फिर भी खड़ी नहीं हुई। वही सारे मेहमान, बिजनेस पार्टनर, सभी मोहिनी की ही बातें कर रहे थे। सब लोग उसकी बेशर्मी देख समझ चुके थे कि उसके इरादे क्या है। सब लोग हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। वो इन बातों का, चीज़ों का
मतलब अच्छे से समझ सकते थे। उन्हें ये सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। अवनी जोर से चिल्लाई, रघु भाई। रघु दौड़ता हुआ आया और सर झुकाकर जी दीदी। अवनी की शेरनी जैसी आवाज आए, उठाओ इस लड़की को यहाँ से। राघव अपनी यंग मैडम का ऑर्डर सुनने से ही आगे बढ़ा। मोहिनी के पिता मिस्टर सिसोदिया आगे आए और उन्हें रोकने लगे, पर राघव कपूर फैमिली के अलावा किसी का ऑर्डर नहीं सुनता था। मिस्टर सिसोदिया को देखकर नैना जी ने राघव को रोक दिया। अपनी ओर यंग मैडम का ऑर्डर सुनकर राघव रुक गया। मिस्टर सिसोदिया ने जब अपनी बेटी को ऐसे देखा तो वह तुरंत आगे आ गए। उन्हें पता था कि मोहिनी जो कर रही है वो सही नहीं है। मोहिनी को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस आदित्य चाहिए था, इसलिए वो बिजनेस का बहाना आगे रखती थी। वह अमीर बाप की घमंडी प्रिंसेस की तरह थी, जिसे जो चाहिए वो चाहिए। मिस्टर सिसोदिया को ये बात अच्छे से पता थी। वो अपनी बेटी और बिजनेस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं चाहते थे। मिस्टर सिसोदिया ने मोहिनी को उठाया और माफी मांगते हुए बोले, माफ कर दे मिस्टर एंड मिसेज कपूर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अवनी और आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो अपने बच्चे की नामकरण की विधि में कोई विघ्न नहीं चाहते थे। अवनी और आदित्य पूजा में बैठे। पूजा शुरू हुई। यहाँ पूजा हो रही थी। वही सारे मेहमान मोहिनी के बारे में बातें कर रहे थे। मोहिनी एक कोने में खड़ी थी। मोहिनी के पिता ऋषभ जी के दोस्त थे, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सोचा था कि वो अपना बिजनेस बढ़ाने को लेकर ऋषभ जी से कोई बात करेने पर मोहिनी ने सब बिगाड़ दिया। उन्हें मोहिनी पर गुस्सा आ रहा था। वही पूजा खत्म हुई, बेबी का नाम रखने की बारी आई। सब आदित्य कपूर के बच्चे का नाम जानने के लिए उत्सुक थे। घर वाले भी ये जानने के लिए उत्सुक थे। अवनी सबकी उत्सुकता देख मुस्कुरा दी। अवनी बोली, मेरा बच्चा महादेव का दिया वरदान है, महादेव का आशीर्वाद है। मुझे ये प्यारा सा राजकुमार उनके आशीर्वाद से ही मिला है। मेरे बेटे का नाम होगा शिवांश, शिव का अंश शिवांश। वही महादेव के नाम से बना नाम सुनकर नैना जी की आंखें छलक उठी। ऋषभ जी और दादाजी के दिल में सुकून पसर गया। वो इससे अच्छा नाम नहीं ढूंढ सकते थे। आदित्य का दिल तो खुशी से और आंखें चमक से भर चुकी थी। वो अपनी प्यारी सी पत्नी और बच्चे को निहारता हुआ बोला, बेबी का दिल से अच्छा नाम तो मैं भी नहीं ढूंढ सकता था। हमारा बच्चा इस नाम को पाकर धन्य हो जाएगा। आदित्य की गहरी आस्था महादेव में थी। वो चाहे कितना भी क्रूर था, पर महादेव का वो भक्त था। उसे अवनी की महादेव के प्रति श्रद्धा और अपने बच्चे का यह प्यारा सा नाम हद से ज्यादा खुशी दे रहा था। वही अवनी के लिए सब मेहमान तालियां बजाने लगे। वो अवनी की ओर तारीफें करने लगे। सब ने खाना खाया और गिफ्ट्स देकर चले गए। अवनी आदित्य ने भी शूट करके खाना खाया और आराम करने चले गए। मोहिनी कमरे में चली गई थी। उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था, तो खैर उसकी पड़ी भी किसको है, जाने दो। 44 बुरे इरादे। रात के वक्त सब खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। अवनी अपने में ही मस्त थी। उसे मोहिनी के प्लान और इरादे दोनों के बारे में अच्छे से पता था। फिलहाल शिवाश नैना जी और ऋषभ जी के पास उनके कमरे में था। अवनी और आदित्य सुकून के छत पर एक दूसरे सुकून की बाहों में लिपट कर बैठे थे। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर एक ठंडक, एक सुकून दोनों के दिल में पसरा हुआ था। अवनी शांति को भंग करते हुए आदित्य से बोली, आदित्य, हाँ अवनी, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आदित्य कंफ्यूज होकर बोला, किस बारे में? अवनी, ये मोहिनी कुछ ज्यादा ही हमारे परिवार में नहीं घुस रही। यहाँ क्यों आ जाती है ये? मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आदित्य को भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। वो बोला, मुझे भी यही लगता है। वो हमारी फैमिली और बेबी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। माँ की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हम। अवनी, था वही तो, माँ को बुरा न लगे इसलिए हम नहीं बोल रहे, पर आदि मुझे ही लगता है वो आज हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। आदित्य को भी अवनी की बात सही लगी। उन दोनों के कुछ बातें डिस्कस करके फिर अपने कमरे में चले गए। सबके सोने के बाद मोहिनी छुपते छुपाते हुए किचन में घुसी। वही बेबी के उठने की वजह से अवनी और आदित्य बेबी के लिए पानी द और बोतल लेने और बेबी को गार्डन में घुमाने ले जा रहे थे। ये सब कर रही थी हमारी अवनी। अवनी को पता था कि नीचे मोहिनी किचन में जरूर होंगी। अवनी ने अपने कुछ लोगों को मोहिनी पर नजर रखने के लिए रखा था। उस इंसान का सिग्नल मिलते ही अवनी आदित्य को लेकर नीचे आई। अवनी ने आदित्य को पहले ही बता रखा था कि हमारे लोग मोहिनी पर नजर रखे हुए हैं। अवनी अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मोहिनी कपूर मेंशन में ही थी, इसलिए उस पर कैमरे के जरिए नजर रखना आसान हो चुका था। अवनी और आदित्य देर से ही किचन में पहुंचे।
उन्होंने देखा कि शिवांश के पानी की मटकी के साथ मोहिनी कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। शिवांश का पानी अलग था, वो छोटा था, तो उस हिसाब से डॉक्टर ने उसे पानी को उबाल कर ठंडा करके शिवांश को पिलाने के लिए सजेस्ट किया था। शिवांश को ठंडा पानी पिलाना अच्छा नहीं होता, इसलिए उसका पानी अलग छोटी सी मटकी में ठंडा होने के बाद भर दिया जाता था। रोज पानी को चेंज किया जाता था। अवनी और आदित्य देख रहे थे कि कैसे मोहिनी उनके बच्चे के पानी में कोई चीज मिला रही है। मोहिनी को लगा था कि किचन में कोई कैमरा नहीं है। वो गलत थी, किचन में भी हिडन कैमरे लगाए गए थे, जिसके बारे के सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। शेफ भी इन बातों से बेखबर थे। अवनी और आदित्य का खून खोल उठा। वो मोहिनी को जो कर रही थी करने छोड़कर बाहर आए। नैना जी, ऋषभ जी और दादाजी को वोनिन मैसेज भेजकर उन्हें नीचे बुलाया। तीनों नीचे आ गए। अवनी और आदित्य ने उन्हें सारी बात बताई, अपने लोगों से बोलकर फुटेज मंगवाए। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन तीनों के फोन में इमरजेंसी मैसेज बजा जो सेफ्टी के लिए था। उसमें हॉल में आने के लिए लिखा था। ये बिना आवाज किया जाता था जब कोई कपूर मैंशन में घुसने की कोशिश करता या कुछ गलत होता दिखाई देता। किचन में मोहिनी अपने ही सपनों की दुनिया में खोई थी। वो पानी के मिलावट करके खुद से ही बातें कर रही थी। चलो, पानी में ये कोल्ड पॉइजन तो मिला दिया, अब बस सुबह का इंतजार है। अवनी ये पानी अपने बेटे को पिलाएगी और वो ऊपर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं सारा इल्जाम अवनी पर डाल दूंगी और अवनी आदित्य अलग हो जाएंगे। फिर मोहिनी के माया जाल से आदित्य कैसे बचता है देखते हैं। वो खुद के ही सपनों की दुनिया में खोई थी। वही उसकी पूरी बात रिकॉर्ड हो रही थी। उसकी फुटेज तुरंत निकलकर अवनी के भरोसेमंद साथी काम पर लग गए। पहले मोहिनी ने शिवांश को किडनैप करने के बारे में सोचा था, पर उसे सिक्योरिटी को देखते हुए ये मुश्किल लगा और कपूर मेंशन में वो बाहर की थी तो शक उस पर ही जाता। ये ख्याल आते ही उसने ये प्लान ड्रॉप करके कोल्ड पॉइजन निकाला जो वो अवनी को मारने के लिए लेकर आई थी। वो उसने शिवांश के पानी में मिला दिया। मोहिनी जैसे ही किचन से बाहर आई, अवनी ने सारी लाइट्स ऑन करवा दी। लाइट्स ऑन होते ही मोहिनी घबरा गई। मोहिनी ने सामने देखा तो अवनी, आदित्य, नैना जी, ऋषभ जी सब साथ में सामने खड़े थे। उनको साथ देखकर मोहिनी के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वही मोहिनी को किचन से आता देख कुछ बात नैना जी, ऋषभ जी और दादाजी को भी समझ आ रही थी। उन्होंने इतने साल हाई क्लास सोसाइटी में बिताए थे, उन्हें अच्छे से पता था कि ऐसी चीजें का क्या मतलब होता है। मोहिनी ने खुद को संभाल कर शांत करके पूछा, क्या हुआ आप सब एक साथ यहाँ? अवनी अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, ये घर हमारा है, क्या अब हमें तुमसे पूछना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए किचन में। मोहिनी को और डर लगने लगा। वो खुद को संभाल बोली, मैं यह पानी पीने आई थी। अवनी ने फिर एक बार पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी किचन में? सच सच बताओ। मोहिनी को शक हो चुका था कि अवनी को कुछ भनक लग गई है। वो जैसे तैसे खुद के डर को कंट्रोल करने लगी। उसे अच्छे से पता था कि कपूर फैमिली के लोगों से टक्कर लेने का क्या अंजाम हो सकता है। उसको हेल के बारे में भी अच्छे से पता था, पर वो सच बोलने के मूड में कहा थी। वो खुद को कंट्रोल करके बोली, अरे कहा ना, मैंने कि पानी पीने गई थी। आपको हो क्या गया है मिसेज कपूर? अवनी और आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आदित्य सिर्फ अवनी की वजह से चुप था। अवनी ने आदित्य के हाथ में शिवांश को दिया और कुछ देर बाद जोर से आवाज आई, चटाक। अवनी ने मोहिनी को जोर से थप्पड़ दे मारा। ये देख सभी घरवाले दंग रह चुके थे। वही सारे सर्वेंट और आधे गाइड्स भी मेंशन की लाइट ऑन देख जमा हो चुके थे। 45 मोहिनी और हेल। अवनी ने दे से मोहिनी को थप्पड़ मारा। मोहिनी धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गई। मोहिनी का गाल सुनर हो चुका था। हो भी क्यों ना, अवनी ने बचपन से मार्शल आर्ट, कराटे सभी की ट्रेनिंग जो ली थी। मोहिनी को दे से ही समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ। अवनी के लिए उसकी आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। घर वाले ये नज़ारा देख शौक थे और समझ चुके थे कि जरूर मोहिनी ने ही कुछ कांड किया है। अवनी तेज और भयानक आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे के पानी में कोल्ड पॉइजन मिलाने की? शर्म नहीं आती या अपनी औकात भूल चुकी हो? ये सुन नैना जी की तो चीख ही निकल गई। वो जानती थी कि मोहिनी आदित्य को पसंद करती है, पर ये नहीं जानती थी कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती है या इस हद तक नफरत कर सकती है। नैना जी ने तुरंत आगे बढ़कर आदित्य से शिवांश को लेकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंद उनके गाल लुक गई। वही मोहिनी अपनी पोल खुलता देख के मोहिनी जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों ऐसा कुछ करूँगी?
वो बोली ही थी कि उसके गाल पे पहले से भी ज्यादा जोर का थप्पड़ लगा। वो फिर गिर गड़। इस बार थप्पड़ अवनी ने नहीं, आदित्य ने मारा था। मोहिनी को झूठ बोलता देख आदित्य का पारा अब गर्मन हो चुका था। इस बार आदित्य का किसी की कोई बात सुनने का मूड नहीं था। आदित्य अवनी की वजह से चुप था, पर अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसका गुस्सा वैसे ही भयानक था। लोग उसे डेविल के नाम से जानते हैं। कुछ वक्त शिकार करना छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि शेर शिकार करना भूल गया है। आदित्य ने कुछ वक्त खुद को शांत कर अवनी की सारी बातें सुनने लगा था। अवनी की प्रेगनेंसी की वजह से वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे पर कोई गहरा असर पड़े। वो बस यही चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे को कोई परेशानी न। हाँ, वैसे तो आदित्य कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था, पर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे, इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो कठोर बन चुका था। मोहिनी की हरकत ने उसके अंदर के पिता को जगा दिया था, जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए आदित्य ने मोहिनी पर हाथ उठाया। सभी घर वाले आदित्य को किसी लड़की पर हाथ उठाकर देखकर दंग रह चुके थे। वह अच्छे से जानते थे कि आदित्य कभी खुद से किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, पर अब मोहिनी ने किया ही ऐसा था कि आदित्य मजबूर था। मोहिनी पहले सुन्न रह चुकी थी। उसे जब समझ आया कि उस पर आदित्य ने हाथ उठाया है तो वो गुस्से और नफरत से भर उठी। वो उसकी वजह सिर्फ अवनी और शिवांश को मानती थी। वो जोर से चिल्लाए, आदित्य तुमने ये करने की हिम्मत भी कैसे की? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझ पर। वो इतना ही बोली थी कि आदित्य उसकी बात को बीच में काटकर चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप, स्टॉप योर नॉनसेंस। मैं सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे से प्यार करता हूँ। मेरे परिवार के अलावा मेरी जिंदगी में किसी की कोई जगह नहीं है। मोहिनी का जुनून अब पागलपन बन चुका था। वो पागलों की तरह चिल्लाकर बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब इस अवनी और इसके बच्चे की वजह से हो रहा है। मैं इन दोनों को मोहिनी बोल ही रही थी कि आदित्य ने एक और थप्पड़ जड़ दिया और भयानक आवाज में बोला, मेरी बीवी और बच्चे का नाम अपनी इस गंदी जुबान से मत लेना वरना। आदित्य ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मोहिनी फिर चिल्लाई, वरना क्या? वो बोली ही थी कि एक गोली उसके पैर में आकर लगी। ये गोली अवनी ने चलाई थी। अवनी को गोली चलाता देख घर वाले थोड़ा शौक थे। अवनी ने पास खड़े गार्ड से बंदूक छीनकर मोहिनी को गोली मारी थी। घर वालों ने ही अवनी को सारी ट्रेनिंग दिलाई थी, पर उन्हें अभी अवनी के गोली चलाने की उम्मीद नहीं थी। वो दर्द से चिल्ला उठी। घर वालों का तो हाल बेहाल था। उन्हें शौक पे शौक मिल रहे थे। मोहिनी की चीखें अवनी के दिल में सुकून पहुंचा रही थी। अवनी का बदला तो अभी बाकी था। नैना जी बच्चे को लेकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई थी। गाइस भी उनके आसपास बंदूक लेकर खड़े थे। नैना जी को डर था कि मोहिनी कहीं बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने पूरा ख्याल रखा था। दादाजी और ऋषभ जी नफरत से मोहिनी को देख रहे थे। ऋषभ जी अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पोते के साथ इतनी गंदी हरकत करने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। नैना जी चिल्लाकर बोली, तुम औरत होकर एक दूसरी औरत के बच्चे को मारने चली थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमसे ज्यादा तो डायन भी अच्छी होती है। अवनी अपनी तेज आवाज में बोली, इतनी तेज कि सारे सर्वेंट और गार्ड्स सुन सके। अवनी, माँ इससे शर्म कैसे आएगी? या खुद 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी है। अपने बच्चे को कोख में ही ये मार सकती है तो दूसरों के बच्चे को मारना कौन सी बड़ी बात है इसके लिए? ये दूसरा झटका था सबके लिए। आदित्य को भी इस बात का पता था, इसलिए उसके अलावा सब शौक थे। नैना जी होश में आकर बोली, ऐसी माँ से अच्छी डायन चुड़ैल या राक्षसी होते हैं, अपने बच्चे को तो नहीं मारते। ये सारी बातें मोहिनी को किसी तीर की तरह चुभ रही थी। ये उसका वीक पॉइंट था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। अवनी उसकी कमजोरी का अच्छे से फायदा उठा रही थी। मोहिनी को 2 गार्ड्स ने अवनी के इशारे पर आकर पकड़ लिया। मोहिनी छटपटाने लगी। उसके पैर में गोली लगने की वजह से वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने नफरत से अवनी की तरफ देखा। मोहिनी तिरछा मुस्कुराकर बोली, क्या सबूत है तुम्हारा पास कि मैंने तुम्हारे बच्चे के पानी कोल्ड पॉइजन मिलाया है? मोहिनी को यही लग रहा था कि किचन में कोई कैमरा नहीं है। वही अवनी और आदित्य उसकी बात सुन तिरछा मुस्कुरा दिए। उसकी मुस्कान देख मोहिनी की मुस्कान लड़खड़ा गई। अवनी और आदित्य को इसी सवाल का इंतजार था। अवनी चिल्लाई, शिवम भाई। शिवम तुरंत हॉल में लगे बड़े स्क्रीन पर मोहिनी का किचन वाला वीडियो दिखाने लगा। उसमें वो बातें भी शामिल थी जो मोहिनी बच्चे और अवनी के लिए बोल रही थी। अब नैना जी का गुस्सा भी कंट्रोल से जा चुका था। उन्होंने एक हाथ में बेबी को लेकर दूसरे हाथ से मोहिनी के दूसरे पैर पर गोली चला दी। मोहिनी फिर से चिल्ला उठी।
उसके पैर से खून रिसने लगा। सारे सर्वेंट और गार्ड से उसे नफरत और घिन भरी नजरों से देख रहे थे। यहाँ जो भी काम कर रहे लोग थे वो आदित्य के एहसानमंद थे। आदित्य के कई एहसान थे उन पर, वो सब लॉयल थे। उनकी कपूर फैमिली के प्रति फीलिंग भी गहरी थी। आदित्य तेज आवाज में बोला, राघव। राघव तुरंत आगे आकर सर झुका के खड़ा हो गया। आदित्य, इसे जरा हमारे हेल के दर्शन करवा दो। याद रहे, पहले इसे मैं और बेबी सजा देने, बाद में आप। अवनीत, जरा अच्छे से खातिरदारी करना भाई, कमी नहीं होनी चाहिए, बस तब तक मरनी नहीं चाहिए जब तक हम नहीं चाहते। राघव गार्ड्स के साथ उसे घसीट कर ले गया। मोहिनी हाथ पैर मारती रही, चिल्लाती रही, पर इसकी सुने वाला कोई नहीं था। उसके जाने के बाद अवनी बोली, शिवम भाई। शिवम तुरंत हाजिर होकर बोला, हाँ छोटी। अवनीत, जरा इस मोहिनी के कारनामे उसके बाप को भेज दो, और हाँ, कल के न्यूज में सोशल मीडिया में मोहिनी का ये वीडियो ही ट्रेंडिंग में होना चाहिए। आदित्य, कोई कमी नहीं होनी चाहिए मिस्टर सिसोदिया की कंपनी को बर्बाद करने में। शिवम, कोई कमी नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। सब कुछ बातें करके बुझे मन से कमरे में चले गए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं को से पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।